तो विसरण से स्टार्ट करते हैं अपन एक बार दोबारा। विसरण, विसरण को डिफ्यूजन भी बोलते हैं। विसरण जो है किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ठोस, द्रव या गैस के पदार्थ के अणुओं का, परमाणुओं का या आयनों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न या कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन या जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण जो है ठोस में, द्रव में और गैस में, दोनों तीनों में होता है, लेकिन इनमें विसरण की जो दर होती है वो तीनों में अलग अलग होती है। ठोस में विसरण की दर अलग होगी, द्रव में विसरण की दर अलग होगी और गैस में विसरण की दर अलग होगी। कारण, क्योंकि इनके जो कण होते हैं, ठोसों के कण ज्यादा पास पास होते हैं, द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के कण उससे भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। गैसों की जो विसरण की दर होती है, गैस की जो विसरण की दर होती है वो सर्वाधिक होती है। उसके बाद द्रव की जो विसरण की दर होती है वो गैस की अपेक्षा कम होती है, लेकिन ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो अपन विसरण दर की तुलना करें ठोस, द्रव और गैस की, तो गैस की विसरण दर सर्वाधिक होती है, द्रव की उससे कम होती है और ठोस की विसरण दर सबसे कम होती है। विसरण की जो दर होती है या विसरण जो होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होता है ये, क्योंकि गतिज ऊर्जा के कारण कणों में गति होती है, अणुओं में या परमाणुओं में गति होती है, और उस गतिज ऊर्जा के कारण ही जो विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया जो होती है इसमें, जैसे मान लो कोई तंत्र है, कोई तंत्र जिसमें विलेय और विलायक दोनों उपस्थित है। एक तो विलेय जो घुलता है वो विलेय, और जो घोलता है वो विलायक। विलेय और विलायक उपस्थित है किसी तंत्र में, तो विलेय की विसरण की दर पर विलायक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विलायक की विसरण की दर पर विलेय की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, इनका भी स्वतंत्र विसरण होगा और इनका भी स्वतंत्र विसरण होगा, एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना। तो यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं स्वतंत्र विसरण की। काय की? स्वतंत्र विसरण की। स्वतंत्र विसरण क्या होता है? देखो, स्वतंत्र विसरण, स्वतंत्र विसरण में किसी मान लो कोई तंत्र है और उस तंत्र में बहुत सारे पदार्थ उपस्थित है, तो किसी भी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों का जो विसरण होता है वह अन्य पदार्थों की उपस्थिति से प्रभावित न होकर स्वयं की सांद्रता से प्रभावित होता है। दोबारा सुनना, किसी भी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों का जो विसरण होता है वो अन्य पदार्थों की उपस्थिति से प्रभावित ना होकर स्वयं की सांद्रता से प्रभावित होता है। इसको बोलते हैं अपना स्वतंत्र विसरण। इसको समझना, उदाहरण देखना इसका। जैसे मान लो कोई पेड़ है, कोई प्लांट है, कोई पादप है, उस पादप में मान लो ये एक पादप है, इस पादप में O2 और CO2 और इसके अलावा जलवाष्प का विसरण होता है मान लो, तो ये कैसे प्रभावित होगा? देखना, एक तंत्र क्या हो गया? तंत्र तो हो गया पौधा, या पादप क्या हो गया? तंत्र हो गया। इसमें O2, CO2 और जलवाष्प तीन पदार्थ ऐसे हैं जिनका विसरण होता है। तो ये तीनों एक दूसरे की सांद्रता से प्रभावित नहीं होता, इनका विसरण ये इनकी स्वयं की सांद्रता से प्रभावित होता है। अपन सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखो, ऑक्सीजन जो है पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से कहाँ जाती है? पौधों के अंदर। तो पौधों के अंदर ऑक्सीजन कब जाएगी? बाहर वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है? ज्यादा है, और अंदर पौधे के अंदर जो है ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है? कम है। तो हमें पता है विसरण क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण होता है। तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से कहाँ जाएगी? पौधों के अंदर जाएगी। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का विसरण। दूसरा बात करते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का विसरण। तो जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो होती है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की तुलना में
पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। तो पौधों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। देखो दोबारा सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्रभावित हो रही है, स्वयं की सांद्रता से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है और पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। इसके विपरीत अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की सांद्रता वायुमंडल में ज्यादा है और पौधों के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, पौधों के अंदर। अब बात करते हैं अपन जलवाष्प की। पौधों के अंदर एक क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में पौधे जो होते हैं जल को वाष्प के रूप में पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो जब वायुमंडल में नमी या जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से करते हैं, और जब वायुमंडल में जलवाष्प या नमी की मात्रा ज्यादा होती है तो पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करते हैं। जैसे कि बरसात के टाइम वायुमंडल में नमी ज्यादा होती है, तो नमी ज्यादा होती है तो उस समय पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देते हैं, और जब वायुमंडल में नमी की मात्रा कम होती है उस कंडीशन में पौधे जो है जलवाष्प तेजी से छोड़ेंगे, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को तेजी से करेंगे। अपन बात कर रहे हैं स्वतंत्र विसरण की। तो स्वतंत्र विसरण में किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थ जो है वो दूसरे पदार्थों की सांद्रता से प्रभावित ना होकर स्वयं की सांद्रता से प्रभावित होते हैं। इस विसरण को बोलते हैं स्वतंत्र विसरण। यानी कि ऑक्सीजन के विसरण पर कार्बन डाइऑक्साइड का और जलवाष्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण पर ऑक्सीजन का और जलवाष्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जलवाष्प के विसरण पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वयं की सांद्रता का प्रभाव पड़ेगा। मान लो पौधों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो फिर ये ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेंगे। इसी प्रकार से वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पौधों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेंगे। इसी प्रकार वायुमंडल में जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं करेंगे, यानी कि जलवाष्प को बाहर नहीं निकालेंगे। तो विसरण में जो है किसी भी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थ जो है एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना स्वयं की सांद्रता से प्रभावित होते हैं। इसी को बोलते हैं स्वतंत्र विसरण, और इसका यह उदाहरण है पेड़ पौधों के अंदर। ये समझ में आ गया? सिंबल दिखा दो, समझ में आ गया तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो विसरण जो है, विसरण को अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन तापमान की, टेम्परेचर। तो अभी अपन ने बात करी थी गतिज ऊर्जा की। विसरण किस कारण से होता है? गतिज ऊर्जा के कारण। गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों में क्या होती है? गति होती है, और गति होती है तो उनमें विसरण की क्रिया तेजी से होती है। तो जैसे जैसे तापमान को अपन बढ़ाएंगे तो विसरण की दर जो है बढ़ेगी, यानी कि विसरण की दर जो होती है तापमान के समानुपाती होती है। विसरण की दर जो होती है, विसरण की दर इज प्रोपोर्शनल तापमान, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो विसरण की दर भी बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो विसरण की दर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी अणु की, और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की दर भी बढ़ेगी। पहला प्रभावित करने वाला कारक है, विसरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक तापमान। विसरण की दर जो है तापमान के समानुपाती होती है, यानी तापमान बढ़ेगा तो विसरण की दर भी बढ़ेगी, और तापमान बढ़ने से विसरण की दर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो विसरण तेजी से होगा। तो पहला कारक था विसरण की दर को प्रभावित करने वाला तापमान। दूसरा कारक है घनत्व। घनत्व जो है विसरण की दर, देखो विसरण की दर जो है विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर जो है, विसरण की दर को डी से भी दर्शाते हैं और आर से भी दर्शाते हैं। विसरण की दर डी, या हिंदी में लिख देता हूं मैं, विसरण की दर, विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ, विसरित होने वाला पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के, घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि घनत्व बढ़ेगा तो विसरण की दर जो है कम हो जाएगी। जैसे मान लो दो पदार्थ हैं ए और बी, ए और बी दो पदार्थ हैं, इसका घनत्व जो है वो अधिक है, ए पदार्थ का घनत्व अधिक है और बी पदार्थ का घनत्व जो है वो कम है।
तो विसरण की दर जो है ना इसमें ज्यादा होगी कम घनत्व वाले में, क्योंकि विसरण की दर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/d के, 1/√d के। यानी कि विसरण की दर जो है विसरित होने वाले पदार्थों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है मतलब जिसका अधिक घनत्व होगा उसके विसरण की दर कम होगी, और जिसका कम घनत्व होगा उसके विसरण की दर ज्यादा होगी। अधिक घनत्व वाली गैस के विसरण की दर कम घनत्व वाली गैस के विसरण की दर से कम होती है। जिसका घनत्व अधिक होगा उसके विसरण की दर कम होगी, जिसका घनत्व कम होगा उसके विसरण की दर कम होगी। आपको सीट दी थी, सीट में आप देखो नंबर 2 विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में घनत्व लिखा हुआ है। देखो घनत्व लिखा हुआ है ना, तो उसमें आप एक चीज और ऐड कर देना, अभी तो रफ में लिख लो, विसरण ग्राम का विसरण नियम लिखो। ग्राम का विसरण नियम, ग्राम का विसरण नियम लिख लिया। ग्राम का विसरण नियम ये घनत्व वाला ही है, इसी में ऐड कर देना इसको घनत्व वाले में। लेकिन अभी दूसरी कॉपी में लिख लो ग्राम का विसरण नियम, इसमें लिखो ग्राम के विसरण के नियम के अनुसार, ग्राम के विसरण के नियम के अनुसार किसी पदार्थ के विसरण की दर, किसी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के, ग्राम के, दोबारा बोल रहा हूं, ग्राम के विसरण के नियम के अनुसार किसी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्राम के विसरण के नियम के अनुसार किसी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये लिख लेना, विसरण की दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√d, विसरण की दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√d। लिख लिया सबने? अब देखो इसी में आगे बढ़ते हैं, इसमें आकार के बारे में भी दे रखा है। देखो विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर जो होती है विसरित होने वाले पदार्थों के आकार के वर्गमूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/√d। यहां आकार लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, यानी जिसका आकार अधिक होगा उसके विसरण की दर कम होगी, और जिसका आकार कम होगा उसके विसरण की दर ज्यादा होगी। दोबारा समझते हैं इस पॉइंट को। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा कारक पढ़ रहे हैं अपन घनत्व। किसी भी पदार्थ के विसरण की दर जो होती है विसरित होने वाला जो पदार्थ होता है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और उसके आकार के वर्गमूल के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि किसी पदार्थ का यदि घनत्व ज्यादा है तो उसके विसरण की दर कम होगी, और उसका आकार ज्यादा है तो भी विसरण की दर कम होगी। और ये ग्राम का विसरण नियम है, जो ग्राम का विसरण नियम है उसके अनुसार किसी पदार्थ की जो विसरण की दर होती है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये दूसरा कारक था विसरण को प्रभावित करने वाला। विसरण को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है दाब। तो विसरण की दर जो होती है वो दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। विसरण की दर जो होती है दाब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है भाई। विसरण की दर इज प्रोपोर्शनल दाब, यानी कि दाब बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है? विसरण की दर जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो किसी पदार्थ के अणुओं की जो गति होती है वो अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? दाब के। यानी दाब बढ़ेगा तो विसरण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अपन एक तरफ से प्रेशर लगाएंगे तो गैस किधर जाएगी? दूसरी ओर किधर? जिधर, जैसे मान लो ये इसमें गैस भरी हुई है और यहाँ पर अपन कोई पाइप लगा देते हैं। इसमें यदि अपन प्रेशर डालेंगे तो इस पाइप पे उतनी ही तेजी से गैस क्या होगी? बाहर निकलेगी। जैसे जैसे अपन इस पे प्रेशर डालेंगे गैस इस पाइप से जो होती है बाहर निकलती है। तो दाब बढ़ाने पर विसरण की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। दाब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है विसरण की दर। तो दाब बढ़ेगा तो विसरण की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला जो टॉपिक है वो है माध्यम। माध्यम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सघन माध्यम,
एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम जो होता है, पहला होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम जो होता है इसमें कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास। और विरल माध्यम जो होता है इसमें कण दूर दूर होते हैं भाई, दूर दूर होते हैं। तो सघन माध्यम में विसरण की दर जो होगी वो धीमी होगी और विरल माध्यम में विसरण की दर जो होगी वो तेज होगी। यही कारण है कि गैसों में विसरण की दर तेज होती है और ठोस में विसरण की दर कम होती है, क्योंकि ठोस जो होते हैं उनके कण पास पास होते हैं और गैस जो होती है उसके कण दूर दूर होते हैं। तो सघन माध्यम में विसरण की दर अधिक होती है, विरल माध्यम में विसरण की दर कम होती है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं अपन विसरण की दर घनत्व के आधार पर विसरण की दर। वही ये ध्यान रखना, गैस में सर्वाधिक विसरण होता है, द्रव में उससे कम विसरण होता है और ठोस में सबसे कम विसरण होता है। तो ये थे विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये समझ में आ गया? सिंबल दिखा दो जिसको समझ में आ गया सबको। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गए? सिंबल दिखाओ। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं विसरण का महत्व। विसरण का क्या महत्व है भाई? तो देखो, विसरण को महत्व आपको सीट में भी लिखाए गए हैं। उसमें देखना, आपको पहला महत्व लिख रहा है विसरण का, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया में पादपों व वायुमंडल के बीच जो गैस होती है O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, इसमें जो विसरण होगा वो इसमें जो ऑक्सीजन और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होगा वो विसरण के द्वारा होगा। कौन सी क्रिया के द्वारा? विसरण की क्रिया के द्वारा। तो पौधों के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा? विसरण की क्रिया के द्वारा। ये महत्व है विसरण का। दूसरा महत्व है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है। पादपों के अंदर जो जलवाष्प को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, जलवाष्प का जो उत्सर्जन करने की क्रिया होती है, वो भी विसरण पर निर्भर करती है। वो भी अभी समझाई थी मैंने। वायुमंडल के अंदर यदि जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो विसरण की दर कम हो जाएगी, और यदि वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की मात्रा कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। विसरण के महत्व में अपन पढ़ते हैं। दूसरा महत्व है जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या जलवाष्प को बाहर निकालने की क्रिया जो होती है वो भी विसरण पर निर्भर करती है। दूसरा महत्व लिखा रखा है आपको, देखो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो क्रिया द्वारा पादपों से जलवाष्प का उत्सर्जन विसरण द्वारा ही होता है। तो वायुमंडल के अंदर यदि जलवाष्प की मात्रा कम है तो तेजी से पौधे क्या करेंगे? वाष्पोत्सर्जन करेंगे। और यदि वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो पौधे जो है कम वाष्पोत्सर्जन करेंगे। तो यह भी विसरण पर निर्भर हो गया। तीसरा कारक जो था, तीसरा महत्व जो था वो है खनिज लवण का जो अवशोषण होता है वो आंशिक रूप से विसरण के द्वारा होता है। आंशिक इसलिए लिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि इसमें कुछ मात्रा परासरण का महत्व भी होता है। किसका होता है? परासरण का महत्व भी होता है। खनिज लवण का जो अवशोषण होता है वो आंशिक रूप से विसरण क्रिया के द्वारा होता है और कुछ परासरण के द्वारा होता है। परासरण इसी लेसन में पढ़ेंगे अपन आगे। अगला टॉपिक, अगला है चौथा पॉइंट, पौधों में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। देखो, पौधों में भोजन का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है। और पत्तियों में जब भोजन का निर्माण होता है तो नीचे तने में और जड़ में और पौधे के जो अन्य भाग हैं उनमें भोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो भोजन जो है विसरण क्रिया के द्वारा उन भागों की ओर जाता है जहां पर भोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो पौधों के अंदर भोजन का परिवहन भी पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में विसरण क्रिया के द्वारा होता है। यह था आपके चौथा महत्व। पांचवा महत्व है परासरण। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ये परासरण ही नहीं है। तो परासरण की क्रिया, इसके अलावा अंतःचूषण की क्रिया भी विसरण पर आधारित होती है। परासरण और अंतःचूषण क्या होते हैं इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे अपन। अगला है छठा, पादप हार्मोन। पादपों के अंदर जो हार्मोन बनते हैं जैसे कि ऑक्सीन है, जिब्बेरेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं जो पौधे के विभिन्न भागों में वितरित होते हैं। और ये पौधे के विभिन्न भागों में वितरित कैसे होते हैं? विसरण क्रिया की द्वारा। जहां इनका निर्माण होता है इन हार्मोन का, उस जगह से ये पौधे के विभिन्न भागों में विसरण क्रिया की द्वारा वितरित हो जाते हैं।
तो ये था विसरण का महत्व। अब अगली बात करते हैं अपन पारगम्यता। अगला टॉपिक है आपका पारगम्यता। देखो पारगम्यता जो है ये एक गुण होता है भाई। पारगम्यता क्या होता है? एक गुण होता है। ये किसी भी झिल्ली से होकर, विसरण की क्रिया की बात कर ले, मान लो अपन किसी भी झिल्ली से होकर कोई पदार्थ जिस दर से विसरित होता है उस विसरण की दर को झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं भाई। किसी भी झिल्ली से होकर कोई भी पदार्थ जिस दर से विसरित होता है या गमन करता है उस झिल्ली के इस गुण को बोलते हैं अपन पारगम्यता। जैसे मान लो ये कोई झिल्ली है और इधर ये जल है, तो इस झिल्ली से होकर जल जितनी तेजी से विसरित होगा, या मान लो इसमें से विसरित नहीं होगा या कम विसरित होगा, जो भी है आगे देखेंगे अपन, तो इस झिल्ली में से होकर जो विसरित होने की जो इसकी दर होगी ना, यही इसकी पारगम्यता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब है आर पार जाना। अगर किसी चीज इस झिल्ली में से होकर कोई चीज आर पार जा रही है तो ये झिल्ली क्या कहलाएगी? पारगम्य झिल्ली। यदि इस झिल्ली में से कोई चीज आर पार नहीं जा रही है तो ये क्या कहलाएगी? अपारगम्य झिल्ली। यदि इस झिल्ली में से कोई कुछ पदार्थ जा रहे हैं और कुछ नहीं जा रहे हैं तो फिर ये क्या कहलाएगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। यदि इस झिल्ली में से कुछ पदार्थों को चुनकर भेजा जा रहा है तो फिर ये कहलाएगी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां 4 प्रकार की होती है भाई। कौन कौन सी होती है? एक तो पारगम्य झिल्ली, एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, एक होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली और एक होती है अपारगम्य झिल्ली। तो देखो भाई पारगम्यता जो होती है झिल्लियों का एक विशेष गुण होता है। इस गुण के द्वारा कोई भी पदार्थ जो है झिल्ली में से आर पार जा सकता है। अब देखो पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां जो है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहले बात करते हैं अपन पारगम्य झिल्ली की। किसकी बात करते हैं? पारगम्य झिल्ली की। नंबर 1 पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? पारगम्य झिल्ली। देखो विसरण जो होता है विलेय और विलायक इनका होता है। तो विलेय और विलायक की विसरित होने की दर, किसी भी झिल्ली में से आर पार जाने की जो दर होती है उसके आधार पर झिल्लियां 4 प्रकार की होती है। पहली है पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होगी जिसमें से विलेय और विलायक दोनों आर पार निकल जाते हैं या दोनों विसरित हो जाते हैं, उसको बोलेंगे अपन पारगम्य झिल्ली। यानी ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार हो सकते हैं उसे बोलते हैं अपन पारगम्य झिल्ली। जैसे कि कोशिका भित्ति में से विलेय और विलायक दोनों ही आर पार हो जाते हैं। इसके अलावा शुद्ध सेल्यूलोज से बनी झिल्ली। तो पहली झिल्ली कौन सी है? पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण या अणु आर पार जा सकते हैं, ऐसी झिल्ली कहलाती है पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? पारगम्य झिल्ली। दूसरी झिल्ली की बात करते हैं अपन अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय के कण आर पार न जा सकते हो लेकिन विलायक के कण आर पार जा सकते हो, उसे बोलते हैं अपन अर्धपारगम्य झिल्ली। दोबारा सुनना, ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु ही पार हो सकते हैं लेकिन विलेय के अणु पार नहीं हो सकते, उसे बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। दोबारा दोनों में डिफरेंस देखना। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार हो सकते हैं उसको तो बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण तो पार हो सकते हैं लेकिन विलेय के कण पार नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी कि पारगम्य झिल्ली में से विलेय और विलायक दोनों के कण क्या होंगे? आर पार हो जाएंगे। किसमें से? पारगम्य झिल्ली में से। अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलेय के कण पार नहीं होंगे। क्रॉस का मतलब विलेय के कण पार नहीं होंगे और विलायक के कण जो होंगे वो पार हो जाएंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के कण क्या होंगे? पारगम्य हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। इसका उदाहरण है अंडे की झिल्ली, जंतुओं का आशय, आशय मतलब आमाशय,
जंतुओं का जो आमाशय की जो झिल्ली होती है ना, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। दूसरा है पर्चमेंट पेपर आता है, पत्र, पर्चमेंट पत्र। उसके अलावा सेलोफेन आती है, और कॉपर फेरोसाइनाइड, और गोट ब्लेडर। गोट ब्लेडर मतलब, गोट मतलब बकरे, और ब्लेडर मतलब मूत्राशय, बकरे का मूत्राशय। ये अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है, आपको सीट में लिखे हुए हैं उदाहरण। अगला है तीसरा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। कौन सा? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, चयनात्मक मतलब चयन करके, चुनकर। ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के अणु तथा विलायक के कुछ चयनित अणु आर पार हो सकते हैं। देखो इसके नाम से पता चल रहा है चयनात्मक, चयनात्मक मतलब चुनकर भेजती है ये पदार्थों को। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, और विलय के कुछ चयनित मतलब चुने हुए अणु आर पार हो सकते हैं, ऐसी झिल्ली कहलाती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। जैसे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया आपने। कोशिका झिल्ली जो है चयनात्मक पारगम्यता का गुण भी होता है कोशिका झिल्ली में, है ना। इसके अलावा टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट बोलते हैं रिक्तिका की झिल्ली। और जितने भी कोशिकांग होते हैं ना, उनकी झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य मतलब विलय को तो ये आर पार भेजती है, लेकिन कुछ विलय ऐसे होते हैं जो इसमें से आर पार हो जाते हैं, यानी उनको चुनकर अंदर भेजती है। तो ऐसी झिल्ली जो पदार्थों को चुनकर अंदर भेजती है, विलय के कणों को चुनकर अंदर भेजती है, वो कहलाती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और चौथा पढ़ा था अपन ने इसमें अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य का मतलब अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती, इसके नाम से पता लग रहा है, मतलब इसमें से न तो विलय अंदर जाएगा न विलायक अंदर जाएगा, न तो विलय अंदर जाएगा न विलायक आर पार होगा। यानी ऐसी झिल्ली जिसमें से विलय और विलायक दोनों ही पार नहीं हो सकते हैं, ऐसी झिल्ली कहलाती है अपारगम्य